हेलो साथियों। अ, आशा है कि आप अच्छे होंगे और निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हमने प्रस्तावना पढ़ा और सारी जो थ्योरी पार्ट थी उसको हमने कवर किया। दोस्तों, थ्योरी पार्ट कवर करने के बाद जब तक हम उन्हें प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा दिनों तक याद नहीं रहती हैं। और एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये स्ट्रेटजी हमें पता होनी चाहिए। जैसे आप सभी को पता है कि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे और जैसे आपने पढ़ लिया, मेरे लेक्चर भी आपने देख लिए, कहीं के भी लेक्चर आपने देखे, लेकिन जब तक आप उनसे संबंधित आए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है। तो जैसे कि सारे टीचर सुझाते हैं और ये जरूरी भी हो गया है कि हम आयोग की मनोदशा समझें। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो संबंधित टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको जरूर सॉल्व करना चाहिए। इसीलिए हम आज इस लेक्चर में प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू हैं उसको सॉल्व करके जानते हैं कि इससे संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं, और उसको हमने अपने थ्योरी पार्ट में जितना पढ़ा है उससे हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये जो आज हमने जो ये पीडीएफ लिया है, आप देख रहे हैं इसको, ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन का जो राजव्यवस्था से संबंधित है और काफी अच्छा इनका कलेक्शन दिया है इन्होंने। तो आप इस बुक से इसको सॉल्व करेंगे तो इस बुक से आप देखिए तो सीधे सीधे उद्देशिका का इन्होंने नोट्स भी दिया है। जैसे आप देखेंगे ये यहाँ पे ये तो इन्होंने उद्देशिका का नोट्स दे रखा है। इसके बाद जब आप देखिए तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक हैं। तो दोस्तों, इन्होंने क्या काम किया है कि सभी एग्जाम के क्वेश्चंस को, टॉपिक को, जो अगर उस टॉपिक से पूछा गया है तो उससे संबंधित क्वेश्चन को उन्होंने रख दिया है। आज हम इसको पढ़ने के साथ साथ आज हम इस बुक को कैसे पढ़ते हैं ये भी हम सीखेंगे। आज हम इनके बुक के पढ़ने का तरीका भी आपको बताएंगे कि कितनी जल्दी इस बुक को खत्म किया जा सकता है। हम आपको ये बताएंगे कि इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो अगर ये पूछा, हम ये बताएंगे कि अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो इसमें से इस क्वेश्चन को डिटेल कर देंगे, मतलब इस क्वेश्चन को हम इतना डिटेल कर देंगे कि आगे आने वाले जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं वो आप पूरी तरीके से इसको सॉल्व कर पाए। जैसे प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। फिर से पढ़िए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो जैसे है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तीसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी ऑप्शन है इसका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों, आप इस प्रश्न को समझिए कि ये देखिए, ये यूपीपीसीएस मेंस 2009 में और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2008 में पूछा गया है। हम आपको आगे बताएंगे कि इससे क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन से आप स्वयं समझिए, यहाँ थोड़ा रुकिए और सॉल्व तो आप तुरंत करते चले जाएंगे, लेकिन आपको बस पढ़ के ऐसे निकलना नहीं है। आप
थोड़ा सा तार्किक बनिए और समझिए इस क्वेश्चन को कि एग्जामिनर या कमीशन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कि आप क्या पढ़ें। तो आप क्या पढ़ें, एग्जामिनर ये भी चाहता है कि साथ ही वो आपसे ये भी उम्मीद रखता है कि उस समय की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी। और विकल्प में ऐसा उन्होंने वर्बल किया है, उन्होंने कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष, यानी कहीं ना कहीं जो शब्द इसमें बाद में जोड़ा गया है वो कहीं ना कहीं संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, आपको ये पता होना चाहिए। तो एग्जामिनर ये जानना चाह रहा होगा कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो आपको पता है या नहीं पता है, जो कि अभी तक केवल एक संविधान संशोधन हुआ है। आपको पता है कि प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संविधान संशोधन है, जो कि 42वां अमेंडमेंट है। और इसके साथ साथ कौन से शब्द जोड़े गए हैं या हटाए गए हैं। तो एग्जामिनर ये भी पता करना चाह रहा है कि ये आपको पता है या नहीं पता है। तो वो ये उम्मीद करता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 वो आपको याद हो। आइए अब इस प्रश्न को देखते हैं, फिर से एक बार पढ़िए। और आप यहाँ पर दोस्तों, आपको ये भी होना चाहिए कि जो आपने जो प्रस्तावना पढ़ा उसे आप याद कर लीजिए प्रस्तावना को, और आपने संविधान संशोधन जो पढ़ा है उसे समझा हो। ये भी आपको देखिए, एक तारीख तो वो यही क्लियर कर दे रहा है। ठीक है, तो हम फिर से पढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। तो जब आपने प्रियम्बल आपने पढ़ रखा होगा, देखिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, हमें पता है कि जब ये संविधान लागू किया गया था तब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया था, इसको गणतंत्र नहीं कहा गया था। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए तो ये तो पहले ही कट हो जाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब देखिए, इसमें जो धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है, हमें पता है कि इसे 42वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है। इस शब्द को, धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है। डी ऑप्शन है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो अगर हमने 42वां संविधान संशोधन पढ़ा है तो हमें पता है कि 42वें अमेंडमेंट द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, 3 शब्द। अब आपको यहीं पर ही ये पता होना चाहिए कि 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी 26 जनवरी 1950। अब आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो क्या थी उस समय? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब आगे के हम क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति क्या थी? फिर से इसने क्वेश्चन पूछा है, ये किस में आया है? आईएएस प्री 2021 में आया है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो जैसे हमें पता है, अगर हमने प्रस्तावना पढ़ा है और हम जान रहे हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, पंथ निरपेक्ष सेम वही है कि ये हमें 42वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है और इसे भी 42वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है। सी में देखिए आप, सी में पंथ निरपेक्ष सबको 42वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है। इसे भी पूरे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये भी 42वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है,
सेम इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, आप अब चौथा क्वेश्चन पढ़िए। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित किससे प्रतिबिंबित होता है? तो आपको पता है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में समक्ष 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था, लाया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। तो इस प्रकार से हमें पता है कि ये उद्देश्य का है इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? तो जैसे हम पढ़ चुके हैं प्रस्तावना में, ठीक है, उसी प्रकार से अब आप इससे संबंधित एक क्वेश्चन और देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वें नंबर क्वेश्चन को पढ़िए आप। इसमें क्या कह रहा है? फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब प्रस्तावना में अगर आपने प्रस्तावना याद कर रखा है तो आपको ये पता होगा किसकी बात करता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जैसे आपने पढ़ा है। तो अब आप इसको पढ़िए। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। देखिए फिर वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है यहाँ पर ही। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो आपको पता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात करता है। तो इसमें यही होगा, बाकी आंसर इसके हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में इसको परिलक्षित किया गया, इसको लिखा गया है। अब इसी से रिलेटेड आप फिर एक 10वां प्रश्न देखिए। सारे क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे एक दूसरे से मिले। अगर आपने प्रस्तावना को सही से पढ़ लिया है, उसको समझ लिया है, तो जिस तरीके से मैं बता रही हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वो आपसे क्या जानना चाह रहा है, कमीशन आयोग क्या जानना चाह रहा है आपसे, क्या एक्सपेक्टेशन वो कर रहा है कि जो सिलेक्शन लेकर आ रहा है उसे इतना तो पता हो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान की वास्तु स्थिति क्या थी, और प्रियम्बल जो कि संविधान का हमारा मूल भाग है, जो जिसमें संविधान की आत्मा निहित है, वो आपको तो पता होना चाहिए। आगे आप इसी बेस पे चल के तो भाई समाज के निर्णय लेंगे आप। तो अब आप समझिए, अब वो कह रहा है सही शब्दों को विचारानुसार क्रम कर दीजिए। अगर आपको याद है तो आप तुरंत लगा लेंगे। सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर आप समाजवादी, फिर आपका धर्मनिरपेक्ष, फिर आपका प्रजातांत्रिक गणराज्य। इस तरीके से इसका सही आंसर सी होगा। अब इसी प्रकार आप इसमें से ये क्वेश्चन नंबर देखिए 11 भी सेम वैसे ही है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, आपको पता है। 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? आपको पता है समाजवादी पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था। 13वां नंबर देखिए। अब एक ही क्वेश्चन को वो किस तरीके से बदल बदल के आपसे पूछ रहा है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो आपको पता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 14वां प्रश्न देखिए, फिर से क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? आपको पता है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी। ठीक है, अब इसमें जरा भी कंफ्यूजन नहीं, ये तो आपको आंख बंद करके बता देना चाहिए अगर आप एक अच्छे तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं तो। फिर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? 15वां देखिए, संविधान की प्रस्तावना, चूंकि धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया 42वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा, तो ये पता होना चाहिए आपको। फिर आप इधर देखिए, 16वां देखिए, 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? और हमें पता है कि 42वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट कब किया गया था? अब तक एक ही प्रस्तावना में एक ही अमेंडमेंट किया गया है, 1976 में। 42वां अमेंडमेंट 1976, 1976 में। अब ये क्या कह रहा है? सन 1975। तो हमें पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था अखंडता शब्द, आपको पता होना चाहिए। संप्रभु, प्रभुत्व, बंधुत्व, समानता ये पहले से थे, लेकिन अखंडता शब्द को हमें पता है 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। अब 17वां प्रश्न देखिए आप, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे, कौन से शब्द जोड़े गए थे? आपको पता है समाजवादी, तीसरा है पंथ निरपेक्ष, ग्राम स्वराज, इसके तो ये तो यहीं कट जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पहले से था, तो हमारे 3 ही शब्द जोड़े गए थे। तो हमें पता है कि हमारा कौन सा आंसर हमारा सही आएगा, इसका बी आंसर सही होगा। अब देखिए, इसी प्रकार से आपके 20वां प्रश्न देखिए, 20वां भी सेम वही है। अगर भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 21वां देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? आपको पता है कि विश्वसनीय नहीं था, समाजवादी नहीं था, गैर धार्मिक, तो इसमें सिर्फ एक ही शब्द था, कौन सा? गणतंत्र, ये आपको पता है। अब आप 22 शब्द देखिए, समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया था? आपको पता है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 23वां प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। एक तो आपको पता है, देखिए, अखंडता, ये कब जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष, आपको पता है ये कब जोड़ा गया था? समाजवादी, आपको पता है ये कब जोड़ा गया था? ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। तो पहले ही ये हट जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ये शब्द शामिल नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 25वां देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया या धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। देखिए, यूपीपीसीएस प्री 2010, यूपीपीसीएस प्री 1991, यूपीपीसीएस मेंस 2013, कितनी बार इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार वो रिपीट कर रहा है, तो वो कुछ आपसे जानने की कोशिश कर रहा है कि आपको आपका प्रियम्बल पता होना चाहिए, बच्चों को प्रियम्बल रटा होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें 27वां क्वेश्चन देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है ये। कह रहा है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, कारण वो कह रहा है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण बुद्ध संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रस्थापित किया गया था। तो क्या कह रहा है?
बिल्कुल सही है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। 27 के बाद आप देखिए इसका 32वां क्वेश्चन देखिए फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? कौन सा नहीं? हमको पता है कि संप्रभुता है, लोकतंत्रात्मक है, पंथनिरपेक्ष है, लेकिन जो संघीय शब्द है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। ठीक है। 33वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? आपको पता है लोक कल्याणी है, समाजवादी है, प्रभुत्व संपन्न है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। अब आप इसका 36वां प्रश्न देखिए, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1977 के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। उक्त संशोधन 1985 के संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान प्रस्तावना के अंग नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि ये पहली बात, तो प्रस्तावना में अभी तक केवल एक ही अमेंडमेंट हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये तो यहीं से ही हट जाते हैं। और हमें पता है कि संविधान के प्रस्तावना में कौन सा कथन सही है। तो हमें पता है कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। इन्हें तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, इन्हें तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया ना। तो ये तो इस तरीके से हमने देखा कि एक ही क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 32, 33, 36, मतलब ये जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे एक ही क्वेश्चन से सारे सॉल्व हो रहे हैं। बस वो प्रस्तावना आपको पता होना चाहिए, 42वां संविधान संशोधन और उसके शब्द। आप बच्चों से, सभी से मैं कह रही हूँ कि प्रस्तावना को रट लीजिए आप लोग। इससे आपको बहुत सुविधा रहेगी मेंस लिखने में भी, और पीटी के लिए तो मिलेगी ही मिलेगी। अब बचे हुए प्रश्नों को हम देखते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ, ये हमने पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। हम्म ये कह रहा है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। हमें पता है कि पंडित नेहरू द्वारा ही 13 दिसंबर 1946 को इसके संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया। अगर आपको संविधान का प्रस्ताव पढ़ेंगे तो ये जानेंगे। दूसरा, इसकी प्रति न्याय योग्य नहीं है, ये कह रहा है, बिल्कुल सही है। तीसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये तो यही गलत हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि इसका एक बार अमेंडमेंट किया जा चुका है, 42वें संविधान संशोधन हुआ है 1976। चौथा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता है, सही है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 देख लेते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 30 और 31 जो मेन है, जिनसे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, तो उन्हें देखिए पहले। ठीक है। 30 30 कह रहा है सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है। ठीक है, इसको हम झुटलाया नहीं जा सकता। सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। 31 देखिए, भारत के संदर्भ में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, बिल्कुल नहीं। भारतीयों को भारत में अनेक धर्म हैं, ये सही है। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी सही है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, गलत है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये सही है। तो भारत के संदर्भ में जो हमारा धर्मनिरपेक्ष है, इसका शब्द का भाव पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है यहाँ पर। तो हमें पता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 पर आते हैं। हम्म 26 कहता है, क्या कह रहा है? भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। अगर आपने इसे पढ़ा होगा तो इसे समझा होगा कि यहाँ भी एग्जामिनर आपसे उम्मीद रखता है कि आपको प्रस्तावना पूरी तरीके से याद हो, और जो शब्दों का जो क्रम है वो याद होना बहुत जरूरी है। इससे कई तरीके के क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें पूछ रहा है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता या भ्रातृत्व का उल्लेख है। तो इससे हमें यह भी पता चलेगा कि किस प्रकार की स्वतंत्रता या न्याय का उल्लेख संविधान में नहीं है, आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे पढ़ें, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। बिल्कुल सही बात है। इसके क्या होंगे? सभी आंसर सही होंगे। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आपको मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ के समझाती हूँ। जी देखिए, भारत के संविधान के आमुख ये प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। कितने प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। और जो स्वतंत्रता है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। ठीक है, जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता बात करता है। इन सब में प्रतिष्ठा, अवसर की समानता की बात करता है तथा व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है। ठीक है, यह आपको रटा होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस देखें। अब इसके देख लीजिए आप 34 देखिए इसका क्वेश्चन। चौतीस, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो हमने पढ़ा है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। विश्वास, धर्म,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होती है। तो कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता इसमें नहीं है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है। जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम समझाते हुए चल रहे हैं कि ये क्वेश्चंस कब कब आए हैं और इनको आपको कैसे टैकल करना है। अगर आपने एक क्वेश्चन पढ़ा है, एग्जामिनर अगर एक क्वेश्चन दे रहा है, तो संभावना है कि आगे उस पर भी क्वेश्चंस बनेगा। तो क्वेश्चन भी आपको ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? देखिए कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, लेकिन वो धार्मिक न्याय की बात नहीं करता है ना? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है, 45वां। भारत की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? हमें पता है 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, कौन कौन से न्याय है? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय है, जो कि यूपीपीएससी मेन 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट है हमारा 46वां क्वेश्चन। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? जैसा कि हमें पता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की 3 प्रकार के न्याय की बात करता है। ठीक है, अब 47वां क्वेश्चन भी पढ़िए, इसी से रिलेटेड है। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? हमें पता है आर्थिक न्याय की 2 जगह बात होती है। एक तो होती है आपकी प्रस्तावना में, दूसरी होती है डीपीएसपी में, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में होती है। इसमें आर्थिक न्याय की परिकल्पना एवं उद्देश्य का उपबंध करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 पढ़िए। और देखिए कितनी बार पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? जैसे कि इसको हमने प्रियम्बल वाले लेक्चर में जब हमने प्रस्तावना को डिस्कस किया था, हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था, तो हमने ये कहा था कि यदि अगर भीमराव अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में इसको पूछा जाए, तो हम संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहते हैं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने उसको कहा है, संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहता है। लेकिन अगर भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में इसको पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो प्रस्तावना संविधान का उद्देशिका जो है हमारी, वो संविधान की आत्मा कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, 38वां नंबर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो किसने कहा? ये के.एम. मुंशी ने कहा है। ठीक है, प्रस्तावना को के.एम. मुंशी ने हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली कहा है इसे। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? और आपको वाद भी पता होना चाहिए। बेरोबारी यूनियन के 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान के अंग नहीं है।
लेकिन इसको पलटते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने उपर्युक्त निर्णय को पलटते हुए प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद, जो कि 1973। देखिए, अब यहीं पर ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाद किस किस सन में हुए हैं। इन पर भी क्वेश्चन आए हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सी नंबर देखिए, 41वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। किसमें करा था? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। अब यहां पर 42वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? अभी हमने पढ़ा केशवानंद भारती वाद में, जो कि हुआ था 1973 में। अब आगे बढ़ते हैं, 43वां पढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई, उनकी व्याख्या की गई है। किसमें कहा गया है? प्रस्तावना के जिन आदर्श और उद्देश्यों की हम बात करते हैं, उनकी रूपरेखा किसमें सम्मिलित है, किसमें निहित है? तो हम देखते हैं कि मूल अधिकार में है, इसकी बात होती है, डीपीएसपी में होती है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, और मौलिक कर्तव्यों में होती है। फोर्टी 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना है ये, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं। 49 में कमीशन थोड़ा सा कंफ्यूज था। संविधान में दिया गया आमुख होता है, न्यायालय में लागू नहीं होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, तीसरा चौथा। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देशिका कहा गया है। प्रश्न में उद्देशिका संबंधी चारों कथन संस्थे हैं, ठीक है। परंतु किसी भी कथन में सम्मिलित यह भी ध्यातव्य है कि जितने भी कोई भी विकसित यानी कोई भी विकल्प में, किसी भी विकल्प में कथन सम्मिलित नहीं। यह भी ध्यातव्य है कि कोई भी विकल्प अन्य नहीं है, अर्थात किसी भी विकल्प में केवल विशेष स्रोत पर नहीं लगाए, इसलिए हम उस विकल्प का चयन कर सकते हैं, ठीक है। और अब लास्ट का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत प्रदत्त समता के अधिकार को विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान के प्रस्तावना में भी सामाजिक न्याय प्राप्त करने की बात कही गई है। तो इसका करेक्ट आंसर होता है सी। तो दोस्तों, हमने आज प्रस्तावना से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हैं, ये घटना चक्र के पूर्वावलोकन से की राज्य व्यवस्था से हमने सारे क्वेश्चंस को पढ़ा, और हमने ये तरीका भी देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ा जाए और उन्हें टैकल किया जाए, ठीक है। हम आगे भी अपनी सीरीज में आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि
जैसे आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो साथ साथ विगत वर्षों के पीवाईक्यूज को भी हम सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। इससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी खूब पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चन को जिस तरीके से मैंने बताया इसको समझिए, थोड़ा सा चिंतन करिए, थोड़ा सा याद करिए, प्रस्तावना को याद करिए, ठीक है। और आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आनंद में रहिए और सिलेक्शन लीजिए जल्दी से। थैंक यू।